कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 19वां पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी। पृष्ठ 174। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अपने अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाईं। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। पृष्ठ 175। कोयलों के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियूं। गुजराती में ऊंधियूं का मतलब है उल्टा। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू। वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी।
बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करो और लिखो। तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं? अलग-अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन-कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन-किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या-क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने-अपने घरों में। अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थीं पर अब नहीं? पृष्ठ 176। तुम्हारे इलाके में कौन-कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर-दूर तक मशहूर है? बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे, दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई। बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे, नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत ही नहीं थी। अब तो खास मौक़ों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते। मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीज़ें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके।
मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। पृष्ठ 177। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की? हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेतों पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। चर्चा करो। बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में क्या क्या अंतर देखे? जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में। हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? लिखो। तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? खर्चे पर खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। पृष्ठ 178। उफ, क्या बदबू थी उनकी। हसमुख का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। नहर का पानी कम हो रहा था। अब हसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के बहुत नीचे से खूब पानी खींचा। खर्चे पर खर्चे, मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा। मुनाफा भी क्या, जब सभी लोग कपास उगाते तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब और मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम करना चाहता। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा, दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? सोचो और चर्चा करो। आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा? पृष्ठ 179। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है। उसने ऐसा क्यों किया होगा? बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ
वह तरक्की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं? क्या? अखबार में छपी ये रिपोर्ट सुनो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान हैं नालप्पा रेड्डी। उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर भी जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी ही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज़्यादा हो। प्रोजेक्ट कार्य। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं? किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत है? अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ। वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो। एक रिपोर्ट तैयार करो। पृष्ठ 180। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा है। और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी सुनो। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल! हमें लगा वे तो ज़रूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे। पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों यानी क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती।
जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है, जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और कीचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं। इससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे। मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना। समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण। कक्षा 5 सी। बाजरे के बीज का सफ़र, खेत से प्लेट तक। बाजरे की बाली को ओखली में रखते हैं। मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। बाजरे के दाने अलग हो जाते हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन जिसे थ्रेशर कहते हैं उससे किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीकों से चक्की से आटा पीसते हैं और उसके बाद छलनी से छानते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए यहाँ चित्र भी दिए गए हैं। हम क्या समझे? हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी बड़ों से मिली जानकारी के आधार पर लिखो। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं, तो क्या होगा?